Hello. So, in the last lecture, we have done a topic called EOQ, Economic Order Quantity. हमने लास्ट लेक्चर में EOQ करके एक टॉपिक किया था. उस टॉपिक के हमने कुछ इलस्ट्रेशन किए थे और कुछ एक्सरसाइज में से सम किए थे. तो उस टॉपिक का और एक सम एक्सरसाइज का हम आज पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक्स में जाएंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर एक्सरसाइज मॉड्यूल. EX Limited has received an offer of a quantity discount on its order for material as under. इसमें क्या है कि आपको आपका जो सप्लायर है वो आपको बोल रहा है कि मैं ऐसे ऐसे डिस्काउंट दूंगा. मतलब इफ़ यू ऑर्डर लेस देन 500 तो आपकी प्राइस होगी 1200 पर टन. बट इफ़ यू ऑर्डर more than 500 and less than 1000, that means between this criteria, then your price will be 1180. And if you will go for this criteria, your price will be this. If you go for this criteria, and your price will be this. And if you go for this criteria, then this price will be your 1120. Now what you have to do, the annual requirement for the material is 5000 unit. The ordering cost per order is 1200 and stock holding cost is estimated at 20% of the material cost per annum. You are required to compute the most economic purchase level. यहाँ पर आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसा फाइंड नहीं करना है, लेकिन आपको ऐसा फाइंड करना है कि मैं कितना ऑर्डर करूँ. मतलब अगर ये 500 से कम है तो मुझे 500 से कम ऑर्डर करना चाहिए, या 500 से 1000 के बीच में ऑर्डर करना चाहिए, या 1000 से 2000 के बीच में ऑर्डर करना चाहिए. देखो यहाँ पर ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल नॉट वर्क बिकॉज प्राइस इज डिफरेंट एट ऑल द लेवल्स. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में क्या था कि प्राइस जो है वो मटेरियल की सेम थी. प्रॉब्लम यहाँ आप बोल सकते हो कि हम क्या सॉल्व कर रहे थे ईओक्यू में, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, उन दोनों का जो वेरिएशन है वो हम उसमें सेट कर रहे थे. यहाँ पर प्राइस ही चेंज हो रही है तो EOQ will not work. We have to find at each particular stage the total cost. Total cost, that means material plus carrying plus ordering. So we have prepared a table like this. You have to see one by one. Total हमारी requirement है 5000 टन. हम पहले क्राइटेरिया में आते हैं 500 to 1000 वाले क्राइटेरिया में. उसमें से मैंने 400 फिगर किया है कि मैं 400 यूनिट ऑर्डर करता हूँ. ओके, अगर मैं 400 यूनिट ऑर्डर करूँगा तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? 12.5. कैसे आया सर? इट्स सिंपल, 5000 अपॉन 400, तो वो हो गया आपका 12.5. आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? देखो, अगर आप 400 400 400 ऐसे करके गुड्स लोगे ना तो वो आपको 1200 का प्राइस चार्ज करेगा. तो पूरे साल के जो 5000 यूनिट हैं उनटू 1200, तो आपका जो प्राइस है वो कितना आया? 60 लाख रुपीस. अभी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? तो देखो कितने ऑर्डर होंगे, 12.5 इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट. अभी आपका कैरिंग कॉस्ट क्या है? तो कैरिंग कॉस्ट है वो 20% है. किसका? मटेरियल की प्राइस का. यहाँ पर मटेरियल की प्राइस कितनी है? 1200 मटेरियल की प्राइस है. तो 1200 का 20% मतलब 240. 240 इंटू हाफ ऑफ दिस. हाफ मैंने बोला था कि एवरेज लेंगे. अगर मैं 400 का ऑर्डर करूंगा तो 400 का एवरेज मतलब 200. तो 200 इंटू 240 इज 48,000. तो ये आ गया आपका कैरिंग कॉस्ट और दिस इज योर टोटल कॉस्ट. अभी जो भी हमारे पास बाकी की रेंज है, रेंज मतलब ऑर्डर का जो आपका क्राइटेरिया है बाकी का, उसमें से सब में से हम लोअर जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे. मतलब अगर 500 to 1000 है तो वी विल आइडेंटिफाई दी 500. अभी 1000 to 1500 सॉरी 1000 to 2000 है तो वी विल आइडेंटिफाई 1000, देन 2000 एंड देन 3000. एक एक करके हम सारे में कॉस्ट फाइंड करेंगे. अगर मैं 500 में जाता हूँ तो मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 5000 डिवाइड बाई 500. मुझे 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे. अभी मेरी जो 5000 यूनिट की कॉस्ट है उसमें पर यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? इट्स 1180. तो मेरी पर
जो है वो यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 1180। तो 5000 इंटू 1180 क्या आएगा? 59 लाख। अभी आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? तो 10 ऑर्डर और एक ऑर्डर का 1200, तो उस हिसाब से 12,000 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? तो 20% कैरिंग कॉस्ट है। अभी आप 20% किसका निकालोगे? इसका 1180 का, है ना, ये हर बार चेंज हो जाएगा। तो 1180 का 20% आता है 236। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? आप क्या ऑर्डर कर रहे हो? आप 500 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हो, तो 500 का एवरेज मतलब 250 लेना है आपको। तो 250 इंटू 236, सो विच कम्स टू 59,71,000। ये टोटल है तीनों का, मटेरियल प्लस ऑर्डर प्लस कैरिंग। अभी मैं 1000 गुड्स के लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो प्रोसीजर इज सेम। अगर मैं 5000 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ और एक साथ 1000 करूँगा तो 5 ऑर्डर होंगे। 5 ऑर्डर, एक ऑर्डर का 1200, तो 6000 ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। अगर आप एक साथ 1000 ऑर्डर करते हो तो वो आपको प्राइस देगा 1160, मतलब आपका टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा 1 लाख से ज़्यादा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट सॉरी कैरिंग कॉस्ट आपका क्या होगा? 20% ऑफ 1160 मतलब 232, और 1000 का एवरेज स्टॉक 500, तो आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपका टोटल कॉस्ट हो गया 59,22,000। अगर आप 2000 यूनिट ऑर्डर करते हो तो आपके 2.5 ऑर्डर हुए, ऑर्डरिंग कॉस्ट 3000 आएगा, इंटू 1200 करो तो वो आपको कितनी प्राइस चार्ज करेगा? 1140। तो 1140 इंटू 5000 क्या आया? 57 लाख। कैरिंग कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? 1140 का 20% मतलब 228, और 2000 का एवरेज स्टॉक 1000, तो ये आया 2,28,000। योर टोटल कॉस्ट इज 59,31,000 एंड सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो फॉर 3000 यूनिट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि सबसे जो कम है वो कहाँ पर कॉस्ट है? तो सबसे कम कॉस्ट है व्हेन यू ऑर्डर 1000 यूनिट। जब आप 1000 यूनिट ऑर्डर करते हो तब सबसे कम कॉस्ट आ रही है, तो यू विल गो फॉर 1000 यूनिट। यहाँ पर एक्चुअली मैंने बताया ऐसे यू क्यू क्यू काम नहीं करेगा। देखो, कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो रहा है, कैरिंग कॉस्ट कंटिन्यूअली बढ़ रहा है। देखो पहले 48 था, 59, 116, लेकिन क्या हो रहा है कि आपका जो कॉस्ट बढ़ रहा है कैरिंग, उसके सामने सप्लायर आपको फायदा दे रहा है। यस, सप्लायर आपको फायदा दे रहा है ना। देखो, सप्लायर आपको बोल रहा है कि प्राइस मैं और कम कर दूंगा और कम कर दूंगा, ठीक है। तो आपका अगर इधर कॉस्ट बढ़ा, उससे ज़्यादा अगर सप्लायर आपको फ़ायदा देता है तो यू विल गो फॉर दी सप्लायर। हमारा इंटेंशन क्या था यूक्यू में? हमारा इंटेंशन वही था कि मेरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कम हो। अभी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है समझो, ठीक है। सप्लायर बोलता है कि भाई ये ज़्यादा यूनिट्स खरीदो, हम बोलेंगे कि नहीं हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो सप्लायर बोलेगा कितना बढ़ेगा? तो हम मान लो उसको बोले 10,000, और सप्लायर आपको बोले कि 10 नहीं मैं 12,000 फ़ायदा देता हूँ, तो ठीक है, विल गो फॉर हिज ऑफर। ओके, तो यहाँ पर सेम केस है। सप्लायर हमें इतने सारे चॉइस दे रहा है तो हम अपनी टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे और उस चॉइस पर एग्री करेंगे। ओके, तो हमने एक यहाँ पर टॉपिक ख़त्म किया, दैट इज ई ओ क्यू। ओके, री ऑर्डर क्वांटिटी, हाउ मच टू ऑर्डर। ओके, इसमें ई ओ क्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब एट दैट स्टेज जहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो और सेम हो। ये री ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? ये वास्ट टर्म है री ऑर्डर क्वांटिटी। ये दोनों और में लिखे हुए हैं, लेकिन दोनों अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको तो थोड़े थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। ईओक्यू मतलब एक वही स्टेज जहाँ पर दोनों मिनिमम होते हैं। री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब आप जो क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो, इट कैन बी ईओक्यू और इट कैन नॉट बी ईओक्यू, लाइक दैट, ठीक है। मान लो आपका ईओक्यू आता है 2500, यहाँ पर वो हम फॉर्मूला से फाइंड करते हैं वो 2500 है, लेकिन आप ऑर्डर कर रहे हो 2000, ठीक है। तो दिस 2000 इज योर री ऑर्डर क्वांटिटी। इट कैन बी ईओक्यू एंड इट कैन नॉट बी ईओक्यू, ठीक है। इन मोस्ट केसेस इट विल बी ईओक्यू, क्योंकि
हम लोग सबसे कम कॉस्ट पर ही ऑर्डर करेंगे ना, क्यों ज़्यादा करेंगे फालतू में। ठीक है। तो उसके अलावा के जो टॉपिक्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है वो री ऑर्डर स्टॉक लेवल है। व्हेन टू ऑर्डर का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से बता देते हैं कि मैंने आपको किचन का एग्जांपल दिया था कि किचन में आपके मम्मी जी जो सब्जियां मंगवाते हैं तो कब मंगवाते हैं, है ना। मतलब मान लो कि वो फ्रिज में देखे कि इतने टमाटर पड़े हैं, ठीक है। अभी अगर 4 से 5 टमाटर पड़े हैं तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे ऑर्डर कर देंगे, है ना। कि ये 4 से 5 तो एक ही दिन चलेंगे, दूसरे दिन क्या करना है तो वो ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ऑलरेडी 2-3 किलो पड़े हैं तो शील नॉट ऑर्डर ऑब्वियसली। तो वेन टू ऑर्डर का मतलब क्या कि आपके पास एक पर्टिकुलर स्टॉक है और आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक अभी थोड़ा टाइम चलेगा, तब तक दूसरा स्टॉक आ जाए तो मैं आज ऑर्डर कर दूं, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब इतना स्टॉक आपको रखना चाहिए। मिनिमम मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। एवरेज स्टॉक मतलब इन दोनों का एवरेज, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। डेंजर स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो आपको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो तो पड़ा हो। एंड बफर स्टॉक मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा बफर करके रखते हैं कि हमें काम आ सके। अभी री ऑर्डर लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। तो री ऑर्डर लेवल की फार्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। एक मैं बता दूं कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या, यूसेज। और एक है री ऑर्डर पीरियड। री ऑर्डर पीरियड मतलब क्या कि आप ऑर्डर करोगे तो मतलब इट्स नॉट लाइक जब आप ऑर्डर करो तब चीज़ आ जाएगी, है ना। ऑर्डर करो तो एक आध दिन लगेगा ना, एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अभी यहाँ पर मेरे पास कंजम्पशन और री ऑर्डर पीरियड, रीड दिस आर एज री ऑर्डर पीरियड, इन दोनों मेरे पास 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक मिनिमम, एक एवरेज और एक मैक्सिमम, ठीक है। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। ओके। हम हमारे टमाटर में आ जाते हैं। हम्म, हमारे टमाटर वाले एग्जाम्पल में आ जाते हैं। मान लो कि आपका कंजम्पशन क्या है। मिनिमम कंजम्पशन मतलब कम से कम, तो कम से कम एक दिन में मान लो कि 4 टमाटर यूज़ होते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूँ, मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। इट इज़ लाइक जस्ट ऐसे मुझे 4 याद आ गया। एवरेज हम 5 यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। ये हमारा कंजम्पशन है, ठीक है। ऐसा होता है ना। तो कंपनी में भी ऐसा होता है कि मटेरियल जो होता है वो कभी कम, कभी एवरेज, कभी ज़्यादा। तो उसकी हमने क्राइटेरिया बना दी है कि कम तो इतना, एवरेज इतना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना। मतलब यू इन इन एनी केस यू विल नॉट यूज़ मोर देन 6। ओके। अभी री ऑर्डर मतलब क्या कि आप ऑर्डर करोगे टमाटर को, तो ऐसे ऑर्डर करोगे और टमाटर आ तो नहीं जाएंगे, ठीक है, कोई जादू तो होता नहीं है। तो री ऑर्डर पीरियड में टमाटर को कम से कम एक दिन लग सकता है, ठीक है। हमने फ़ोन कर दिया और आ गए टमाटर, तो एक दिन कम से कम लग सकता है। एवरेज 2 दिन भी लगते हैं। अभी 3 दिन से ज़्यादा तो कैसे भी करके नहीं लगेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 3 डेज, ठीक है। अगर मान लो पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन भूल गया, तो तीसरे दिन तो आ ही जाएगा। सो दिस इज योर री ऑर्डर पीरियड। अभी ये जो मेरा है वो क्या है, री ऑर्डर लेवल। मतलब मेरे पास कितने टमाटर पड़े हों और मैं ऑर्डर कर दूं, तो इट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम री ऑर्डर पीरियड। मतलब 6 × 3, तो 6 × 3 मतलब 18 टमाटर मेरे पास पड़े हो ना, तो मुझे ऑर्डर कर देने चाहिए। अभी आप बोलोगे कि सर ऐसे मतलब 18 पड़े ऑर्डर कर देने चाहिए, तो मतलब समझ में नहीं आया। अभी मतलब समझो, आपके पास 18 टमाटर पड़े हैं, ठीक है। आपने फ़ोन कर दिया ऑर्डर के लिए, ठीक है। जस्ट थिंक द वर्स्ट केस, जस्ट थिंक द वर्स्ट केस। मैंने 18 टमाटर ऑर्डर किए हैं
वर्स्ट केस सोचो, रोज 6 यूज हो रहे हैं मैक्सिमम, तो पहले दिन 18 में से 6 चले जाएंगे 12, दूसरे दिन 12 में से 6 चले जाएंगे। और इधर भी वर्स्ट केस सोचो, मान लो वो फर्स्ट डे नहीं आया, सेकेंड नहीं आया, थर्ड डे ही आया, तो उस केस में अगर आपके पास 18 टमाटर होंगे तो इन एवरी वर्स्ट केस यू विल बी एबल टू मैनेज। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगाएगा तो आप मैनेज कर सकोगे, और आप ज्यादा से ज्यादा यूसेज करोगे तो आप मैनेज कर सकोगे। सपोज मैं 18 से कम मंगवाऊं या 18 से कम होने दूं और ऑर्डर ना करूं, मान लो कि मैं है ना 12 पर ऑर्डर करूं, 12 टमाटर फ्रिज में पड़े हैं और मैंने ऑर्डर किया। इस केस में क्या होगा कि अगर आप रोज 6 यूज करोगे तो 2 दिन में टमाटर खत्म हो जाएंगे, और अगर वो 2 दिन में नहीं आया और 3 दिन में आया तो यू विल बी आउट ऑफ स्टॉक, you will be out of stock, तो that is not acceptable। आउट ऑफ स्टॉक होना एक्सेप्टेबल नहीं है ना। हम लोग बात कर रहे हैं कंपनी की, है ना, किचन की बात नहीं है कि टमाटर के अलावा कुछ और बना दिया। हम कंपनी की बात करें तो यहाँ वहाँ पर मटेरियल आउट ऑफ स्टॉक इन एनी केस नहीं हो सकता है। ओके, तो रीऑर्डर लेवल मतलब क्या, कि एक ऐसा लेवल जहाँ पर हम जितना अगर उतना स्टॉक पड़ा हो और हम ऑर्डर करें तो इन एनी वर्स्ट केस वील एबल टू मैनेज, दैट इज नोन एज री ऑर्डर लेवल। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज री ऑर्डर लेवल। नाउ इन री ऑर्डर लेवल देर इज अल्टरनेट फार्मूला ऑल्सो। सर कौन सी यूज़ करनी चाहिए? वैसे कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन ही आपको कुछ ऐसी दी गई होगी कि यहाँ फर्स्ट यूज होगी, या ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई हो कि सेकेंड फार्मूला ही यूज हो। तो इन दैट केस यू हैव टू लर्न बोथ दिस फार्मूला, यू डोंट हैव ऑप्शन एट ऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही फार्मूला लर्न करो, आपको दोनों फार्मूला लर्न करनी पड़ेगी। ओके, now what is this second formula? It is minimum stock level plus average rate of consumption into average reorder period, है ना। मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा जो होना चाहिए उसमें हम एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रीऑर्डर पीरियड ऐड कर देंगे। अब ये मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है सर, तो वो हमारा टॉपिक है ही नेक्स्ट में। और ये एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, वो मैंने जो अभी आपको समझाया वही है। रीऑर्डर पीरियड में 3 चीज़ें थी ना, मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम, तो ये वो एवरेज है। और कंजम्पशन में भी 3 चीज़ें थी, तो वो ये एवरेज है। ठीक है, मतलब वो चीज़ें हैं। एक ये आपको आगे आएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, अभी है ही नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यू हैव टू लर्न दिस फार्मूला। ओके, अभी हम आते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल पर। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है? इट इज़ री ऑर्डर स्टॉक लेवल। ओके, री ऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब हम हमारे टमाटर वाले एग्जांपल में आ जाते हैं कि हमारे पास 18 टमाटर पड़े हैं और हम ऑर्डर कर रहे हैं, माइनस एवरेज कंजम्पशन, मान लो रोज़ 5 यूज़ होते हैं और 2 दिन में टमाटर आ जाते हैं। ठीक है, तो इट्स 18 माइनस 10, तो दिस 8 इज़ योर मिनिमम लेवल, मतलब इतने आपके पास मिनिमम होंगे। ओके, दैट इज़ द कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। अभी मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितने चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास री ऑर्डर लेवल होगा, मतलब 18 पर आप ऑर्डर कर रहे हो तो 18 टमाटर तो होंगे ही। ठीक है, री ऑर्डर क्वांटिटी, ये टॉपिक हम पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, री ऑर्डर क्वांटिटी मतलब मैं कितने ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक साथ 30 टमाटर ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आई ऑर्डर 30। तो देखो 18 पड़े थे, 30 ऑर्डर किए, वो 30 आ गए माइनस। अभी 30 आज तो नहीं आएंगे ना, 30 मान लो 2 दिन बाद यूज आएंगे। तो 2 दिन में आपने कम से कम यूज़ किया, मतलब 4 ही दिन यूज़ किया। अच्छा, मिनिमम री ऑर्डर पीरियड मान लो 1 दिन में आ गए, तो कितना हुआ, 18 आपके पास थे, 30 आए, 48, और आपने 1 दिन में सिर्फ 4 ही यूज़ किया। तो दिस इज़ योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जब मैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड करूंगा तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं कम से कम यूज़ कर रहा हूँ।
ठीक है, एक बार फिर से देखो एग्जांपल देख लो, बहुत इजी है। 18 मेरे पास ऑलरेडी थे जब मैंने ऑर्डर किया, और ऑर्डर मैंने 30 का किया, तो 48 मेरे पास हो गए। अब मैं मैक्सिमम स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्टॉक होगा मेरे पास। तो जब मैं ज़्यादा फाइंड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई विल सर्च फॉर कि मैं कम से कम यूज़ करूँ। तो कम से कम मैं 4 यूज़ करूँगा और एक दिन में टमाटर आ जाएंगे, तो 4 ही एक दिन में यूज़ होंगे। सो वील गो फॉर, सो माई मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज़ 44 and average stock level is just you can say it is this plus this upon 2, minimum plus maximum upon 2। इसकी भी alternate formula है मेरे पास, it is alternate like its minimum stock level plus half of ROQ, मतलब एक ये minimum और जो ROQ है उसका half add करना है। In most cases we will use this formula, maximum plus minimum upon 2। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आया जहाँ पर मैं ये फार्मूला नहीं यूज़ कर सकता, वहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये ऑल्टरनेट फार्मूलाज में आंसर सेम आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सर कैसे करेंगे? दोनों आपके आंसर एक्सेप्टेबल हैं इन एनी केस। ओके, मतलब दोनों आपके आंसर एक्सेप्टेबल हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल है, और आप दोनों कर सकते हो, इट्स ओके। अभी आती है बात हमारी डेंजर लेवल की। तो डेंजर लेवल जब हम फाइंड करते हैं तो एक ऐसा लेवल जहाँ पर कैसे भी करके हमें काम चलाना होता है। तो इट इज़ एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। अब ये लीड टाइम क्या है? तो रीऑर्डर पीरियड जनरली मान लो कि 4, 5, 6 है, मतलब 4 दिन में नॉर्मली आता है, कभी कभी 5 दिन में आ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन में आ जाता है। ये मेरा रीऑर्डर पीरियड है। अब ये लीड टाइम क्या है? तो कई बार हमें सप्लायर, कई बार क्या होता है कि हम सप्लायर को बोले कि भाई ये बहुत इमरजेंसी है और आप भेज दो, तो समटाइम्स ही टेल्स कि अगर इमरजेंसी है ना तो बताना, तो 3 दिन में हम भेज देंगे। ओके, तो दिस इज लीड टाइम फॉर द इमरजेंसी परचेज। तो व्हाट इज डेंजर लेवल? इट्स एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। और इस एवरेज कंजम्पशन में हम कई बार मिनिमम कंजम्पशन भी यूज़ करते हैं। ओके, जब हम डेंजर लेवल पर होंगे तब हम मैक्सिमम कंजम्पशन ऑब्वियसली नहीं सोचेंगे, क्योंकि लेवल डेंजर है तो हम ज़्यादा से यूज़ नहीं करेंगे, हम कम से कम यूज़ करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, हम वी विल यूज़ एट वेरी लेवल, कम से कम हम ट्राई करेंगे। सो नाउ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? तो इट्स सम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक मे बी केप्ट फॉर कंटिजेंसी। बफर स्टॉक है, हम वो कंटिजेंसी के लिए रखते हैं कि इतना पड़ा हो, अगर मान लो कि कभी ज़रूरत पड़ी तो काम आ सके। ओके, बिफोर गोइंग टू इलस्ट्रेशन 5 आई विल एडवाइस यू कि आप लोग जो फार्मूलाज हमने प्रीवियस स्लाइड में की हैं वो एक पेज में लिख के पहले लर्न कर लो। ओके, इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स। 15 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मान लो कि आपको देर लगती है तो इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट्स में आप सारी फार्मूलाज लर्न करो, फिर ये जो है वो आगे का सम मेरे साथ आप कर सकते हो। सो इलस्ट्रेशन नंबर 5, 2 components A and B are used as follows: normal usage 50 per week, maximum usage 75 per week and minimum usage 25 per week। तो आपका जो कंजम्पशन है वो ऐसे है, कम से कम 25, एवरेज 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 75। आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी, अच्छा आपके पास 2 कंपोनेंट है A और B, तो दोनों का अलग अलग रीऑर्डर क्वांटिटी होगा। मतलब A में हम जब फ़ोन करते हैं तो 300 मंगवाते हैं, B में जब हम फ़ोन करते हैं तो 500 मंगवाते हैं। रीऑर्डर पीरियड क्या है? तो 4 से 6 दिन में चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा 6, तो एवरेज 5 दिन में चीज़ें आ जाएंगी। और B का रीऑर्डर पीरियड है वो जो अलग है, मतलब रीऑर्डर पीरियड में भी 2 चीज़ें हैं, A और B। अब B में क्या होता है कि 2 से 4 वीक में चीज़ें आती हैं, तो एवरेज हो गया 3 वीक। ओके, कंजम्पशन दोनों का सेम है।
कंजम्पशन अलग अलग नहीं है। आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। आपको ROL फाइंड करना है, मिनिमम लेवल फाइंड करना है, मैक्सिमम करना है और एवरेज करना है। आई होप इट्स इजी नाउ। हाउ यू कम फाइंड रीऑर्डर लेवल? आपको फॉर्मूला याद रही रीऑर्डर लेवल की, इट वाज मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो हमारे जो यूसेज थे वो कुछ ऐसे थे, 25, लेट मी राइट अगेन, 25, 50 एंड 75, मिनिमम, एवरेज एंड मैक्सिमम। जो रीऑर्डर पीरियड था वो ए का ऐसा था 4, 5, 6, और ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ मैं, बी का ऐसा था 2, 3, 4। ओके, तो ए का क्या होगा रीऑर्डर लेवल? इट्स मैक्सिमम 75 इंटू 6, इट्स 450। अगर मैं बी का ROL ढूंढूं तो बी का क्या होगा? इट्स 75 इंटू 4, इट्स 300। तो बी का ROL ये आएगा। उसके बाद हम मिनिमम लेवल फाइंड करेंगे। मिनिमम लेवल की फॉर्मूला क्या है? इट्स रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू एवरेज पीरियड। तो रीऑर्डर लेवल क्या है सर? तो अभी अभी आपने फाइंड किया रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज, मतलब एवरेज यूसेज। तो एवरेज हम 50 यूनिट्स यूज करते हैं, इनटू एवरेज पीरियड इट्स 5 वीक्स, सो इट्स 50 इंटू 5, that means 200. And minimum level for component B, ROL minus average into average, मतलब 50 into 3. So minimum level of A is 200 unit and for B is 150 units. Then we'll find maximum level. Now what is this maximum level? It's reorder level plus reorder quantity minus minimum usage into minimum period. तो ए का कैसे फाइंड करेंगे? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। सो रीऑर्डर क्वांटिटी जो है वो आपको क्वेश्चन में दी गई है, 300 एंड 500 फॉर ए एंड बी बोथ रिस्पेक्टिवली। ROL आपने अभी अभी ढूंढा ऊपर ए पॉइंट में। तो सबसे पहले तो ROL प्लस ROQ करेंगे, माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम पीरियड। सो दिस इज योर मैक्सिमम लेवल। Then what we need to find? Then we need to find the average stock level. तो average हम कैसे find करेंगे? मिनिमम मैक्सिमम का टोटल करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो ए का 200 प्लस 650 अपॉन 2 एंड बी का 750 प्लस 150 अपॉन 2, सो इट्स 450 यूनिट्स।